नमस्कार मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जूनियर अकाउंटेंट बना जाए। बहुत ही लंबे समय के बाद में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हमारे पास में एक नया तरीका है, एक नया चांस है, एक नई उम्मीद और अवसर बना है कि हम अपने आप का कैरियर सेट कर पाएँ। तो उस कैरियर को सेट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका एक बार पुनः स्वागत करूंगा मैं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में, जो 1985 से बीके जोशी जी के द्वारा संचालित एक संस्थान है। अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि विगत अगर अपन देख रहे हैं तो लगभग 30-35 सालों से इस संस्थान ने जो विद्यार्थियों की सेवा की है, जो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन बन करके और इन्होंने कार्य करा है, वो किसी भी जानकारी का, किसी भी परिचय का कोई मोहताज नहीं है। आज जितने भी सेलेक्टेड लोग कार्य कर रहे हैं, और जूनियर अकाउंटेंट ही नहीं, मैं तो कहूँगा बल्कि जो लोग जजेस बने हुए हैं और विभिन्न विभिन्न सेवाओं में लगे हैं, वो एस विवेकानंद को जानते हैं। एस विवेकानंद एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पूरे राजस्थान में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जयपुर ओनली, पूरे राजस्थान में द डॉन ऑफ द कोचिंग रहा है। मतलब जिस समय लोग कोचिंग का नाम नहीं जानते थे, उस समय जो कोचिंग स्थापित हुआ, उस समय जो कोचिंग चालू हुआ, वो श्रीमान बीके जोशी जी की दूरदर्शिता से चालू हुआ था गाइस। तो ठीक है, एस विवेकानंद का अपना एक प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली जो अपने आप में एक ब्रांड बन गया। देखिए, शुरुआत तो इसका मैंने बताया कि लीगल सर्विसेज के लिए काफ़ी फेमस था, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। लेकिन विगत सालों में देखिए, कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट होता है, तो जहाँ मैं बात कर रहा हूँ 85 की, तो 85 से लेकर के, और मैं कहूँगा कि 2010 से पहले तक जो है एस विवेकानंद जाना जाता था जुडिशरी सर्विसेज के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। आरएएस, आईएएस और उसके अलावा जजेस जितने भी राजस्थान में बना करते थे, वो सब इस ब्रांड से परिचित हैं। ठीक है गाइज। लेकिन उसके बाद में एक नया उद्भव हुआ, एक नया सेगमेंट हुआ, कॉमर्स के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम बना स्वामी विवेकानंद। 2010 के बाद से वो कहानी शुरू हुई, जो अपने आप में एक मिसाल बन करके न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपने आप को स्थापित करती है। चलिए, तो बीके जोशी जी के एस विवेकानंद में आपका स्वागत है, और हम बात करेंगे ऑफलाइन बैचेज। देखिए, बैचेज की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम बात करते हैं टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट। गाइस, टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी कब कब आई, क्या क्या उसमें सिलेक्शंस रहे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं बताना चाहूँगा कि टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट का ये जो वैकेंसी है, जैसे अभी के लिए अपन बात करते हैं, तो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कुछ वैकेंसीज आने की संभावना बताई जा रही है, और उसके एग्जामिनेशन की डेट सितंबर में घोषित की गई है। मैं उस पर आऊँगा, चर्चा करूँगा उस पर, लेकिन फिलहाल अपन बात करेंगे तो टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट जो है, इसकी हम सिलेक्शन करवाते रहे हैं। और देखिए, लास्ट जो वैकेंसी थी 2013 वाली, उसमें 1200 प्लस सिलेक्शन देने वाला एकमात्र संस्थान है एस विवेकानंद। एकमात्र संस्थान एस विवेकानंद जो सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला है। हमारे यहाँ जितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई किया, उसका 1/3 और टोटल वैकेंसी का 1/3 जूनियर अकाउंटेंट के रूप में सेलेक्ट हुआ है। और इस सिलेक्शन को देने वाली टीम सिर्फ और सिर्फ आपको मिलती है एस विवेकानंद पर। गाइज, एस विवेकानंद पर आपको मिलेंगे वो सब व्यक्ति जिन्होंने इस अथक परिश्रम से इस शानदार रिजल्ट के साथ में आगाज किया है। तो आइए चर्चा करते हैं। 1200 प्लस सिलेक्शन हमने दिया है। अब हम 3 तरीके से आ रहे हैं आप लोगों के सामने, जैसे क्या क्या ऑफलाइन कोर्सेज जो लॉन्च होने वाला है वेरी सून, और ऑफलाइन क्लासेस के अलावा अगर हम बात करें, ऑफलाइन बैचेज हम शुरू करने जा रहे हैं, और ऑनलाइन कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं, प्लस हमारा रिकॉर्डेड क्लास भी अब आपको लोगों को हैंड टू हैंड मिलने वाला है। नॉट ओनली रिकॉर्डेड क्लास वाइज, हमारी यह क्वेश्चन सीरीज हम लगातार चलाएंगे, और उस क्वेश्चन सीरीज में आपको इतने महत्वपूर्ण सवाल मिलेंगे। हमारा दावा है, हम बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल हमारा कुछ ना अनुभव है। देखिए, अनुभव से दावा बन रहा है, ध्यान रखिए, हम कोई थोती बातें नहीं कर रहे हैं। पिछले अनुभवों से जो हमने कार्य किया कई वर्षों से, 2011 से इस पूरे प्रयास में प्रयासरत मैं, युवराज शर्मा, बिजनेस मेथड गुरु लगातार संचालित, उसके अलावा हमारी टीम के अन्य सदस्य बीएस राजावत सर, दीपक जी और मधुसूदन जी आदि कई अध्यापक हैं जो लगातार इस पूरे मुहिम में आप लोगों के सामने हमेशा से एक मार्गदर्शन बनकर के उपस्थित रहे हैं। तो ठीक है, हम इस सब पर काम करना शुरू करेंगे।
और इन सब पर काम करने के अलावा अब मैं आपके सामने जो चीज़ लेकर के आना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए अभी जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी की एक बार थोड़ा सा चर्चा करें और उसके बारे में बात करें कि क्या चीज़ कैसे होने जा रही है। गाइज एक RSM है ना, RSMSSB ये एक बोर्ड है ना, अभी इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो अपन बात कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए राजस्थान सब ऑर्डिनेट मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये इसका एक फुल फॉर्म है। तो इसका एक अपना एक वैकेंसी आया है जूनियर अकाउंटेंट का, आप देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है ना, राजस्थान कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा से निकला है। और देखिए इसका दिनांक अपन देख पा रहे हैं 24/1 को ये नोटिफिकेशन आया है। और इस नोटिफिकेशन में अपन देख सकते हैं अपने जो काम की चीज़ है, अपना जो इसमें पोस्ट है, देखिए PRO का वैकेंसी है, ठीक है, उसके अलावा इंजीनियर की भी है, और उसके अलावा अपन कह सकते हैं ग्राम डेवलपमेंट ऑफिसर की, ये सब चीज़ें हैं। बट अपना जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा अपनी वैकेंसी के ऊपर। और अपनी वैकेंसी इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड की परीक्षा जो है वो तो दिसंबर में आ रही है, लेकिन तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट, देखिए गाइस ये आपका जो है ये जूनियर अकाउंटेंट का जो वैकेंसी है ये वाला, और राजस्व लेखाकार TRA का वैकेंसी है जिसका एग्जामिनेशन सितंबर में होने की प्रोबेबिलिटी है। तो गाइस देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ अपना जो टारगेट है वो क्या रहेगा, तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार की जो वैकेंसी सितंबर में जिसका एग्जामिनेशन प्रपोज है, उस एग्जामिनेशन के लिए अपन यहाँ तैयारी करने वाले हैं। गाइस याद रखिए एक लंबे अकाल के बाद बारिश है, हजारों लोग तैयार होंगे इस कंपटीशन के लिए, हजारों लोग कमर कस के तैयार हैं। देखिए गाइस 2013 की जो वैकेंसी आई थी उसके बाद में अब ये वैकेंसी आई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लंबे इंतजार के बाद कॉमर्स की वैकेंसी आ रही है। तो आप समझिए कि, और खासकर जूनियर अकाउंटेंट की कॉमर्स की वैकेंसी आ रही है। 2017 की हम बात कर सकते हैं, 17 के बाद से तो लगभग 5 साल तो आप मान के चलिए, 5 साल से बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है इस वैकेंसी का, और इसके लिए लोग बिल्कुल तैयार हैं। जब तक हम एक अच्छी स्ट्रेटजी बना करके और एक अच्छा प्लान बना करके इस पर काम नहीं करेंगे, हमारे लिए सिलेक्शन बिल्कुल बेमानी हो जाएगा। तो मैंने आपको सबसे पहले इस बारे में बताया कि सितंबर में इसका एग्जामिनेशन प्रपोज्ड है 2022 में। गाइस कब होगा एग्ज़ाम, क्या होगा या नहीं होगा, कितना देर से होगा, वो सब बात की चीज़ें हैं ना। हम सबसे पहले जो हमारे सामने टारगेट है उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। तो ये वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया कि इस तरह की वैकेंसी आने की प्रोबेबिलिटी है। अब इसके सिलेबस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा, पर सिलेबस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप में आपको और दूँ हमारे ही संस्थान का, और थोड़ा सा मैं बताऊं कि किस तरह से हमने पहले काम किया है। हालांकि इस पर आपको एक बाद में शानदार एक वीडियो और देखने के लिए मिलेगा जिसमें पूरा हम लोगों का एक पुराना इतिहास वो आपके सामने उपस्थित होगा, पर एक बार के लिए मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से ही बना रहा हूँ। गाइस देखो मैंने बताया आज का जो मैंने हेडिंग लिखा है वो RSM राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज है ना, उसका जो एग्जामिनेशन है जूनियर अकाउंटेंट वाला वो हम कैसे बने है ना, इसके बारे में बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ कि 2011 में वैकेंसी आई थी गाइस जूनियर अकाउंटेंट की। अभी ये मैं बात RPSC जूनियर अकाउंटेंट की कर रहा हूँ। देखो अभी हम JBNL पर नहीं आ रहे हैं, याद रखिए हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। गाइस 2011 में वैकेंसी आई थी, 1432 पोस्ट थे, और S विवेकानंद की टीम ने लगातार अच्छे से काम किया, और इस 1432 पोस्ट में से 248 जो सिलेक्टेड जूनियर अकाउंटेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से हुए, S विवेकानंद से हुए। तो गाइस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ हमारा जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि 2011 में 1432 पोस्ट थे, और उसमें से लगभग 250 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो S विवेकानंद के द्वारा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है टोटल पोस्ट का वो S विवेकानंद के सिलेक्शन से हुआ है। और गजब तो कब हो गया स्टूडेंट्स, गाइस गजब तो तब हो गया जब 2013 की वैकेंसी आई और जिसमें 3600 पोस्ट थे, और 36 में से जो 1200 पोस्ट हैं, 1200 जो बच्चे हैं सिलेक्ट हुए जो आज जॉब सिर्फ और सिर्फ कहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, S विवेकानंद से। वो S विवेकानंद के स्टूडेंट्स रहे। हो सकता है कि हम आपकी मुलाकात इनसे भविष्य में करवाएं, लेकिन फिलहाल आप समझ सकते हैं कि जो टोटल वैकेंसी का लगभग 1/3 हम लोगों के प्रयास से और आप लोगों के अथक परिश्रम से, हम लोगों का मार्गदर्शन और आप लोगों का प्रयास, दोनों ने इस चीज को अंजाम दिया, और ये हमारे लिए एक अभूतपूर्व सफलता थी। गाइस देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिलेक्टेड हर तीसरा कैंडिडेट कहाँ से था, S विवेकानंद से था।
तो आप समझ सकते हैं कि एस विवेकानंद कोई एक ऐसा नाम नहीं है, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कल ही उत्पन्न हुई हो और जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं हो, जिसको चेक करने के लिए जिसका जस्ट नेम इज़ इनफ। मैं क्या कहना चाहूँगा, जस्ट नेम इज़ इनफ, नाम ही काफ़ी है। ऐसे संस्थान की तरफ से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि आखिरकार जूनियर अकाउंटेंट कैसे बना जाए। चलिए गाइज, ये थोड़ा सा मैंने आपको हमारे संस्थान के बारे में फिर थोड़ा सा बताया, और अब मैं जिस पर फोकस करने जा रहा हूँ वो वापस से अपने सिलेबस पर फोकस करने जा रहा हूँ। देखिए गाइज, आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस है लगभग वैसा ही सिलेबस ये है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या मैं आपको पेपर प्लानिंग और एग्जामिनेशन वगैरह सब बताऊंगा, है ना। मेरा जो आज का हेडिंग है वो ये कि आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट कैसे बने, तो हम उस पर तो फोकस करेंगे ही करेंगे। देखिए गाइज, अभी मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि टोटल मिलाकर के 2 पेपर होते हैं, है ना, 2 पेपर होते हैं, एक तो होगा P1 और एक होगा P2। आप देख सकते हैं जरा कि जो पेपर 1 है, जो पेपर 1 है ये आपका जिसमें 6 सब्जेक्ट रहेंगे। 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हुए, तो 6 सब्जेक्ट में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है हिंदी। देखिए हिंदी 25 सवाल, याद करिए 150 सवाल का पूरा मामला ये, मतलब 150 सवाल फर्स्ट पेपर में और 150 सवाल दूसरे पेपर में, और ये मान के चलिए कि इसमें आपको एक सवाल 3 नंबर का रहेगा। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि आपको 450, 15 3 45, 450 मार्क्स में से फर्स्ट पेपर में और 450 मार्क्स में से सेकंड पेपर में स्कोर करना होता है। 900 नंबर में से आपको अपने आप को प्रूव करना होगा सिलेक्शन के लिए। और याद रखिए नेगेटिव मार्किंग है जिसमें, और सिलेक्शन पॉइंट्स पर वेरी करता है, पॉइंट्स पर। जैसे नंबर मेरिट जब बनती है तो इतने पॉइंट इतने नंबर पे सिलेक्टेड और इतने पॉइंट इतने नंबर पे नॉट सिलेक्टेड। तो इसलिए क्या हुआ, एक एक नंबर, एक एक सवाल उसका गलत होना सही होना ये आपका भाग्य तय करता है, ये आपकी पूरी जिंदगी को तय करता है कि आप आगे की जिंदगी कैसे जीने वाले हो। तो इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए हम आपको लेकर के चलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसकी हम तैयारी करेंगे। चलिए, मैं बता रहा था आपको कि 25 6 150, 6 सेगमेंट फर्स्ट पेपर में है और 6 सेगमेंट सेकंड पेपर में है। अभी एक बार के लिए मैं फर्स्ट पेपर की चर्चा कर रहा हूँ गाइज। फर्स्ट पेपर के जो 6 सेगमेंट हैं उनमें से सबसे पहला सेगमेंट है हिंदी। देखिए गाइज, हिंदी का जो सेगमेंट है, हिंदी 75 मार्क्स का 25 सवाल लिए हुए सवाल है, और उसके अलावा अंग्रेजी जिसमें वही 25 सवाल है, उसके अलावा जीके जीएस है, साइंस है, मैथ्स है एंड कंप्यूटर है। तो ये 6 सेगमेंट है, 150 सवाल, 450 मार्क्स। इसमें से आपको करना है नेगेटिव मार्किंग 1/3 कट रहा है, मतलब अगर आप किसी सवाल को सही करते हैं तो 3 नंबर आता है, और अगर आप किसी सवाल को छोड़ देते हैं तो कोई नंबर आता भी नहीं है और जाता भी नहीं है, और अगर आप कोई सवाल गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। तो इन चीज़ों के साथ आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से सारा प्लानिंग है। अब ठीक है, 6 सब्जेक्ट तो हमें भी पता थे सर, आप क्या बताने वाले हो, समझिएगा। इस मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो आपका 6 सब्जेक्ट वाला जो पैटर्न है, इसमें से क्या चीज़ कितना करें, कैसे करें, ये जानना बहुत जरूरी है मित्रों। अगर आप ये नहीं जान पाएंगे क्या चीज़ कितना करें और कैसा करें तो निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। अरे भाई, सेलेक्ट होने के लिए आपको बैलेंस बनाना जरूरी है ना। क्या लगता है आपको, जूनियर अकाउंटेंट बनना आसान है या मुश्किल है? जब लोग कहेंगे नहीं सर बहुत मुश्किल है, आसान तो नहीं, हज़ारों लोग देते हैं, सब तो नहीं बनते। और कुछ लोग कहेंगे नहीं सर बड़ा आसान है, मैं 2 मिनट में बन जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं। जूनियर अकाउंटेंट बनना न तो आसान है और न मुश्किल है। आसान है प्रॉपर स्ट्रेटजी और डेडिकेशन के साथ, और मुश्किल है अगर आपने अपना प्लान तय नहीं करा है और उसके साथ आप डेडिकेशन से नहीं लड़ रहे हैं तो मुश्किल है। अदरवाइज कोई कारण नहीं है कि आप जूनियर अकाउंटेंट ना बने। मैं बता रहा हूँ आपको, 2011 से जो हम लगातार लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमारे चलाए हुए पथ पर लोग वैसे कि वैसे फॉलो करके जूनियर अकाउंटेंट बने हैं, तो निश्चित रूप से कोई कारण नहीं है, इस बार भी ऐसा ही होगा। बस आपको करना क्या है, ध्यान से हमारे मार्गदर्शन को सुनना है और उसको अक्षरक फॉलो करना है, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड। अगर आप वैसे के वैसे चलेंगे तो निश्चित रूप से आप जूनियर अकाउंटेंट बनेंगे और याद करेंगे न केवल अपने अध्यापकों को बल्कि अपने परिश्रम को और अपने इस डेस्टिनी को, जिसके कारण से आप राइट जगह पर आते हैं और राइट चीज सीख पाते हैं। चलिए, सो गाइस, हिंदी, अंग्रेजी, अब ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, क्या 6 सब्जेक्ट में बराबर बराबर टाइम दें क्या सर? क्या सब में बराबर बराबर काम कर लें क्या सर? क्या हमको 12 सब्जेक्ट का मास्टर बनना पड़ेगा क्या सर? 12 सब्जेक्ट का मास्टर बनना, 12 सब्जेक्ट में एक प्रोफिशिएंसी हासिल करना कोई आसान कार्य नहीं है मित्रों। इसके लिए आपको
इसके लिए आपको ये मान के चलिए कि अभूतपूर्व प्रयास करने पड़ेंगे, एक बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ यार, क्या कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ऑलराउंडर है तो आपको क्या लगता है वो बैटिंग भी उतनी अच्छी कर सकता है क्या जितना अच्छा बॉलिंग कर सकता है, या वो उतनी अच्छी फील्डिंग भी कर सकता है क्या जितना अच्छा वो बैटिंग कर सकता है? कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। उसका कोई पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, कोई पार्ट थोड़ा वीक होता है, वो अपने स्ट्रांग पार्ट से अपने वीकर पार्ट को मेंटेन कर लेता है, लेकिन गाइस एवरेज बना के रखता है, तभी वो ऑलराउंडर कहलाता है। बस वही हाल हमारे यहाँ है, हम भी वहाँ यहाँ भी हमें यही सब करना है। कैसे करना है, क्या होगा? तो गाइस देखो, सबसे पहले प्रेफरेंस में दिया जाना चाहिए हिंदी को। गाइस हिंदी की जो लिमिटेशन है, हिंदी सब्जेक्ट अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका एक फिक्स लिमिटेशन है, आप उससे ज़्यादा मतलब उसमें कुछ नवीनतम नहीं हो रहा, उसमें कुछ अद्यतन नहीं है, अपडेशन नहीं है। तो अगर आप उस हिंदी के अंदर पुरानी चीज़ों को ढंग से कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि आप इसमें 25 में से 25 सही कर पाएँ। गाइस इसमें टारगेट 25 रखना है आपको। अगर जो बच्चा फर्स्ट पेपर में हिंदी में कमज़ोर हो गया, सिलेक्शन से बाहर, 100% सिलेक्शन से बाहर। अच्छा सुनो, अब हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हुआ, बोला सर कितने सवाल सही करने, कितने सवाल सही होने चाहिए सिलेक्शन के लिए? क्या आपको लगता है कि सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या चीज़ कितने मार्क्स पर जाना होगा? इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, ये जानने के लिए कि आपको किस पर कितना काम करना होगा, हम इसी पर आएंगे वापस से। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था, ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्या चीज़ आगे चलने वाली है, और इसके बाद में ना मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाँ जी, कि अब जैसे मान लीजिए ठीक है, ये आपका हुआ कि आपने एक बार के लिए आपने हाँ चलिए, मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि अब जूनियर अकाउंटेंट कैसे बने, इसके लिए मैं बता रहा था आपको कि 2 पार्ट में हम इसकी तैयारी करते हैं, है ना। जूनियर अकाउंटेंट कैसे बने, ये जो हमारा हिस्सा है ना, उसको आप किस तरह से समझें कि जब आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करेंगे तो आपको 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो क्या करें कि ये 2 हिस्सों में आपकी इसकी तैयारी होगी। पहला है P1 और दूसरा है P2, P1 एंड P2। गाइज पेपर 1 और पेपर 2, जैसे ही मैं बात करता हूँ पेपर 1 की, तो पेपर 1 ये जानने के लिए किया जाता है कि आप पेपर 1 ये जानने के लिए किया जाएगा कि आप जो है किस तरह से अपना मेहनत करते हैं, या आप किस तरह से आपकी जनरल नॉलेज क्या है। और एक होता है पेपर 2, पेपर 2 आपकी प्रोफिशिएंसी जानने के लिए किया जाता है। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर्स हैं। पेपर 1 आपका प्रोफिशिएंसी जानने के लिए है, और पेपर 2 आपका ये जानने के लिए है कि आप पेपर 1 में आपने जनरल नॉलेज पता किया और पेपर 2 में आपने प्रोफिशिएंसी पता किया। पेपर 1 के जो 6 सेगमेंट है, अब मैं उस सीक्वेंस में लिखने जा रहा हूँ जिस सीक्वेंस में आपको तैयारी करना है। जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले, तो नंबर 1 पे मैंने लिखा है सबसे पहले आपको सबसे शानदार तैयारी करना चाहिए। वो कौन से का करना चाहिए? हिंदी। देखिए गाइज, हिंदी इसलिए क्योंकि मैंने बताया हिंदी का लिमिटेशन है। मैंने बताया कि हिंदी को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और उसमें कोई कारण नहीं है कि आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स न ला पाएँ। अगर थोड़ा सा प्रयास कर लें, कुछ सेगमेंट्स की बराबर तैयारी करें, जैसे कुछ संधि है, समास है, कई चीज़ें इसमें हैं जिनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और जल्दी सेलेक्ट हो सकते हैं। हिंदी के बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है, अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें मैं हमेशा से लिखता आया हूँ कि दूसरा सब्जेक्ट आप कंप्यूटर अच्छे से तैयार करें। कंप्यूटर की गाइज इसमें लिमिटेशन है, मतलब अभी भी कोई कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको ठीक से तैयार करते हैं तो इसमें ज़्यादा अच्छे आपके स्कोप बन सकते हैं। मतलब आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसकी बाउंड्री लिमिट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, और इसका लेवल थोड़ा सा हल्का लेवल आता है। इसमें कोई MC और PGDCA इस तरह के कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटे क्वेश्चन हैं। 12th लेवल तक के ज़्यादा 10th और 12th लेवल तक के सवाल आते हैं, तो इसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा गाइज, तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो एक तो है विज्ञान और एक है करंट अफेयर्स, है ना, और एक है मैथ्स। तो तीसरे नंबर पे मैं कहता हूँ मैथ्स। अब देखिए एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा गाइज, गणित जो है ना, मैथ्स जो है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से तैयार कर लेते हैं तो बड़ा आसानी से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। देखो अब किसी का मैथ्स
अच्छा है तो सेकंड नंबर पे वो मैथ्स को रख लेना, और किसी का मान लीजिए क्या कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा है तो सेकंड नंबर पर कंप्यूटर रख ले। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको पूरे बैटल में स्ट्रांग बना देंगे। मतलब ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप आगे फ्रंट में रख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर अपन बात करें तो एक सब्जेक्ट हो जाता है आपका अंग्रेजी, और एक सब्जेक्ट हो जाता है आपका विज्ञान, और एक सब्जेक्ट हो जाता है आपका जीके जीएस, है ना। जनरल साइंस को विज्ञान लिख रहा हूँ मैं, विज्ञान सब्जेक्ट है। और एक जो सब्जेक्ट आएगा वो हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स, या अपन कह सकते हैं इसको हम जीके जीएस के नाम से पुकार सकते हैं, जीके जीएस। तो जीके जीएस जो है उसको आप तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने जो सीक्वेंस यहाँ लिखा आपको उसी सीक्वेंस में तैयारी करना है गाइज। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी लिया तो अब ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप अपना वार बनाए, इसको आप, ये अटैकिंग है और ये डिफेंसिंग है। अटैकिंग इन द सेंस कि इनको आप है ना फुल आउट ऑफ फुल की स्ट्रेटजी बना के रखिए। मतलब इनमें तीनों में आप 25 में से 25 सही करने की कोशिश करिए, और होंगे, और लोगों के होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं उनके होते हैं, तभी जा करके आप ये मान के चलिए कि वो लोग जो है। और अगर इसमें आप 25 में से 25 नहीं कर रहे हैं या 25 में से 22-23 नहीं कर रहे हैं तो याद करिए आप सिलेक्शन की प्रोसेस से बाहर हैं, ये भी ध्यान रखना है। मतलब सिलेक्शन की प्रोसेस में अंदर बने रहने के लिए आपको इन 3 को बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा, हिंदी, कंप्यूटर और गणित। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। अंग्रेजी, विज्ञान और जीके जीएस इसमें आप एवरेज मार्क्स के साथ स्टैंड कर सकते हैं। सवाल ये बनता है, बोला सर एक बात बताइए, आप ये किस आधार पे कह रहे हैं 25 में से 20 लाना है, और ये क्या मतलब हमें कुल कितना लाना है ये तो बताओ। गाइज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई जमाना हुआ करता था जब अगर आप जूनियर अकाउंटेंट के एग्जामिनेशन में अगर आप 55% ले आते थे तो सेलेक्ट हो जाते थे। अभी हम इतना आसान नहीं है। अब हम ये मान के चलते हैं अगर पेपर बहुत, देखिए कई बार पेपर बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत डिफिकल्ट पेपर बना दिया, या मान लीजिए कि बहुत ही उसने कुछ इस तरह का पेपर में कुछ गड़बड़ी हो गई, चीटिंग हुई, तो बात हम नहीं कह सकते। एक एवरेज पेपर आया और कोई पेपर में गड़बड़ी नहीं हुई, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कोई बच्चा 70% स्कोर कर लेगा, 70% प्लस मैं कहना चाहूँगा, तो 70% प्लस अगर स्कोर कर लेगा तो निश्चित रूप से वो जूनियर अकाउंटेंट बन जाएगा। मतलब जूनियर अकाउंटेंट बनने के लिए अगर आप टोटल जो मार्क्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर अपन बात करें 900 मार्क्स हैं, तो 900 जो मार्क्स हैं 9 7 63, मतलब आप 900 में से 63 मतलब 630 मार्क्स अगर ले आता है, 600 650 मार्क्स लेकर के आता है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। आ रही बात समझेगा। अच्छा, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन ये मेरी है ना टर्म्स कंडीशन कैसी है, प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड इन द सेंस पेपर ईमानदारी से अटेम्प्ट किया जाता है, उसमें बदमाशियां नहीं होती। जैसे आप याद करिए पिछले वाले वैकेंसी में ना, मैं बोलूंगा नहीं लेकिन राजस्थान के एक विशेष भाग के लोग सेलेक्ट होकर के और जूनियर अकाउंटेंट बने, है ना। अब बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक विशेष भाग के लोग कैसे बने, उसके पीछे क्या रहस्य है, उसके पीछे क्या गड़बड़ हुआ। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, मेरिट इतनी हाई जाने की संभावना थी ही नहीं, फिर कैसे क्या हुआ, आज तक ये एक गुत्थी बनी हुई है, आज तक एक रहस्य बना हुआ है। बट मैं मानता हूँ कि हर बार ऐसा नहीं होगा गाइस, ऐसा नहीं होगा। और मान लीजिए ईमानदारी सब कुछ हुआ तो 70% पे आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं, उसमें कोई कारण नहीं है। तो अभी हम 70% का टारगेट बना के रखेंगे इन सब में। और जैसे बात करें 25 छिक्का 150 और 25 सत्ते, जैसे 25 सत्ते अगर अपन बात करते हैं तो 175, माने 18 सवाल का टारगेट रखना अपने को। मतलब 25 में से अगर आप 18 सवाल से नीचे नहीं उतरना है किसी भी में, 18 सवाल से नीचे नहीं उतरना और उससे ऊपर चलना है हमेशा। तो अब जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे हिंदी, कंप्यूटर और मैथ्स, ये जो 3 सब्जेक्ट है, इसमें मैंने आपको बोला टारगेट 25 रखिए आप। मतलब यहाँ पर आप क्या करिए, 20 प्लस सवाल सही करिए। 20 प्लस सवाल सही करेंगे तो आपके टारगेट बड़ा आसानी से मेंटेन हो जाएगा, और 20 प्लस आराम से होते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ 20 प्लस सवाल करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बस आपकी साधना की जरूरत है। अगर आपने थोड़ा सा साधना किया तो निश्चित रूप से हिंदी, कंप्यूटर और गणित में आप 20 प्लस सवाल 100% कर सकते हैं। ये पिछले विद्यार्थियों का हमारे साथ किए गए कार्यों का अनुभव है। बेटा हमसे दोनों लोग मिलते हैं, सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड, तो हम उनके साथ जब बात करते हैं तो उनके दुखती रग को हम पकड़ लेते हैं और हम उसको अनुभव के रूप में बच्चों को बांट देते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा काम होता है। तो भाई यही कह रहा हूं मैं, हिंदी में, कंप्यूटर में और गणित में आपको 22 प्लस रखना है। मैं तो 20 पे भी नहीं कहना चाहता, मतलब 22 प्लस का टारगेट रखो कि तीनों में मैं 22 सही करूंगा। और 25 का अगर कोई टारगेट रखता है और कर देता है
गाइज मैं डैम श्योर हूँ अगर किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है ना तो कोई कारण नहीं है कि उसको 25 में से 25 सही नहीं हो। अभी मैं इधर आऊँगा आपको बताऊँगा तो वहाँ अपन बात करेंगे, लेकिन इसमें आप 25 में से 25 सही कर सकते हैं, हिंदी में आप 20-22 आराम से कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी आप आराम से इतना कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं कह रहा हूं आपको कि आप अंग्रेजी में कर सकते हैं, मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि आप विज्ञान में कर सकते हैं, मैं कभी नहीं कह रहा हूं जीके जीएस में आप कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि श्री युवराज शर्मा जी भी अगर बैठ जाए ना इस एग्जाम में तो भैया यहां कुछ नहीं कर सकते। क्यों? इनका एरिया एक्सटेंडेड है। एक बात सुनना बच्चे, आप में से जिस बच्चे का इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा है, याद करो इंग्लिश ग्रामर और वोकैब, दो चीज कह रहा हूं ध्यान से सुनना, इंग्लिश ग्रामर और वोकैब बहुत अच्छा है, वो इसमें फटाक से लीड कर जाएगा बच्चे। क्या कि उसने इधर तो 25-25 का टारगेट रखा और अगर उसका इंग्लिश और अच्छा है तो ये मान के चलना कि वो यहां पर फिर से वो टारगेट 25 रख सकता है। चौथा सब्जेक्ट जिस पर फुल कंट्रोल संभव है वो कौन सा है? इंग्लिश। पर ये प्रोवाइडेड है मेरी भारत की जो प्रतिभाएं हैं, जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है। ग्रामीण प्रतिभाएं जो होती है, जितने भी ग्रामीण टैलेंट है, वो सब बेचारे यहाँ पे लैक कर जाते हैं। तो मैं कहूँगा बच्चों डरना नहीं है, आप यहाँ पर शहरी बच्चों से बहुत आगे हो। मतलब मैथ्स में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, मैथ्स में शहरी प्रतिभाएं बहुत पीछे है तुमसे। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आप तो अपनी इसको बना लो मजबूत, और शहरी प्रतिभाएं इस पर भी थोड़ा सा फोकस करके और इनको बैलेंस करें। कहीं आप 25 चौक 100 मतलब 150 में से आप 100 सवालों का टारगेट बनाओ इसको, आधी बात समझ में, तो आपका काम 100% हो जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ बहुत मरे मरे की स्थिति भी बोले तो 20 से जैसे नीचे उतरोगे ना, खासकर इन 30 में जैसे 20 से नीचे उतरोगे सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर, मतलब 20-20 सवाल से ऊपर ही आपके इसमें रहने चाहिए। और इसमें 18 से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि जो मैंने बताया ना लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट है 70, 6 7 42, 17.5 18 सवाल आपके सही होना बहुत ही जरूरी है ना। तो आप उससे बड़ा, उससे कम में आपका काम चलेगा नहीं। मतलब 25 सवाल में से अगर आप 18 सवाल से कम करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर। अच्छा, पहले जब हम पढ़ाते थे ना बच्चे तो क्या कहते थे कि 25 छिक्के 150, 15 सवाल सही कर लिए सिलेक्शन की गारंटी। पर अब हम ये नहीं कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं 18 सवाल तब जाके सिलेक्शन की गारंटी। और 18 का एवरेज बनेगा कब? जब आप इनमें 20 प्लस करोगे और इनमें निश्चित रूप से आप, बेटा यहां नानी याद आती है 18 करने में यार, अंग्रेजी विज्ञान और जीके जीएस में 18 करने में नानी याद आती है। अगर इसमें आपके 25 में से 12 भी सही हो जाए ना तो बड़ी बात होती है। जीके जीएस में, साइंस में, जीके जीएस में और अंग्रेजी में अगर आपके 25 में से 10-10 सवाल सही हो जाए, आप गंगा ना लो कि भाई ठीक है ना। मैं हालांकि 18 सवाल के लिए कह रहा हूं तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इनमें। 15 सवाल से नीचे, 18 सवाल से नीचे के सिलेक्शन प्रोसेस से आप बाहर हो जाओगे। बोलो समझ आ गई कि सारी बात? बोलो सर ये क्या बात है, आप अंग्रेजी से, विज्ञान से, जीके जीएस से क्यों डरा रहे हो हमको? अरे भाई डरा नहीं रहे, डरा नहीं रहे, इन सब्जेक्ट की नेचर को जानते हैं हम, आप इन सब्जेक्ट की नेचर को परिचित है हम। आप बताओ यार, अंग्रेजी चाहे कितना ही अच्छा आपका हो रखा हो, उसके बावजूद आप इसको 18 जब करोगे ना तो ये मान के चलो आपका वोकैब, आपका ग्रामर बहुत सॉलिड होगा, तब आप इसमें 18 कर पाओगे। और गाइज मेरा ये मानना है कि जीके जीएस में आप 18 कर ही नहीं सकते यार। ये अभूतपूर्व सागर है यार, साइंस एक अभूतपूर्व सागर है, इसमें कितने गोते लगा लो, हर बार नया मोती मिलेगा, हर बार नई चीज मिलेगी आपको, है ना। मतलब यहाँ पुराना कुछ भी नहीं है, अधुनातन है। एक वो कहते हैं ना, दृष्टि बदली सृष्टि बदली, ये सब है जीके और साइंस। तो भैया इस पर आपको बहुत कम तैयारी देनी है। मेरा तो ये मानना है बच्चे की सब्जेक्ट नंबर 6 की तो तैयारी मत करो, मतलब 6 को तो करो ही मत। क्यों? क्योंकि ये 6 इतना बड़ा है साला, जिसमें होगा कुछ भी नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अच्छे से कर पाओगे, नहीं इंटरेस्ट है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो गाइज मेरा तो यही सजेशन है कि इस पर सबसे कम टाइम दो, सर्वाधिक टाइम हिंदी पर दो, मैथ्स पर दो, कंप्यूटर पर दो, उसके बाद अंग्रेजी पे दो। साइंस और जीके जीएस को आप एज थोड़ा थोड़ा सा कर लो, मतलब इतना जरूर कर लो कि इसमें इज्जत बची रह जाए आपकी। गाइज क्लियर हो गया सारा? आइए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ चलने से पहले मैं एक काम करता हूँ यार, कि आपको यहाँ पे वो सवालों की संख्या लिख देता हूँ। देखो नंबर नहीं लिख रहा हूँ, याद रखना व्हाट आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए। ध्यान रखना, मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही कर रहे हैं। तो ये मैंने लिखा 22 प्लस, ये मैंने लिखा 22 प्लस, और ये मैंने लिखा 22 प्लस। ये 22 प्लस क्या है? ये 22 प्लस क्वेश्चंस हैं, मतलब 22 प्लस क्वेश्चंस आपको इसमें ठीक करने हैं, है ना। और अंग्रेजी, विज्ञान और जीके जीएस में मैं क्या लिख रहा हूँ? ये मैं लिख रहा हूँ 18 प्लस, मतलब आप इसमें 18 प्लस क्वेश्चन जो है वो ठीक करने जाएंगे, तब जा करके आपका सिलेक्शन होगा। 18 प्लस, यहाँ मैंने लिखा 18 प्लस और फिर से मैंने लिखा 18 प्लस। अच्छा, 18 प्लस क्या है, दोबारा से कहने की आवश्यकता नहीं है कि 18 प्लस क्वेश्चंस हैं, मतलब आप 18 प्लस क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आप इधर सेलेक्ट हो पाएंगे।
आ रही बात समझ में आपको? तो ये मैंने आपको फर्स्ट पेपर की स्ट्रैटेजी समझाई। आइए अब जो मेरा क्षेत्र है, जो मेरा एरिया है, उस पर मैं आता हूँ आपको लेकर के। गाइज इसमें सबसे पहला जो पेपर है वो है RSR और दूसरा है GF एंड AR, GF एंड AR, RSR और GF एंड AR। अच्छा जी, ये राजस्थान सर्विस रूल्स हैं और इसके अलावा ये दूसरे वाले भी रूल्स हैं जो सर्विस रूल से जुड़े हुए ही हैं। अच्छा जी, इसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट आता है, जैसे RSR GFR हो गया, उसके बाद में तीसरा एक सब्जेक्ट है जिसको अपन यहाँ किस नाम से पुकारेंगे, उसको हम ऑडिट के नाम से पुकारते हैं, ऑडिट। ठीक है जी। चौथा जो सब्जेक्ट है वो आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, BO जिसको अक्सर बोलते हैं। वास्तव में इसको BO नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए बिजनेस मेथड, मतलब ये बिजनेस मेथड सब्जेक्ट है। तो बिजनेस मेथड जो सब्जेक्ट है इसके बारे में अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि बिजनेस मेथड सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। एक सब्जेक्ट आ जाता है जिसको यहाँ पे अर्थशास्त्र की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और उसके बाद एक बात करेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अलावा हम बात करेंगे अकाउंट्स की। अच्छा जी, अब देखो गाइस ये सारे जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे ना, इनका एक फिक्स सीक्वेंस लिखा है, याद करो। ये सारा सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, सुनना जरा ध्यान से। RSR और GF एंड AR ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आपने यहाँ टारगेट 25 नहीं रखा तो आप सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो। मतलब ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इससे कम सही करने पर आप विलेन बन जाओगे। क्यों? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो आपकी तलवार है। यहां कमजोरी बर्दाश्त नहीं है, यहां कमजोरी बर्दाश्त नहीं है। हिंदी, कंप्यूटर और गणित में कमजोरी बर्दाश्त नहीं है, ऐसी RSR GF और ऑडिट में कमजोरी बर्दाश्त नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसमें क्या है, 450 नियम अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो आपको 25 में से 25 सही होता है। RSR GF एंड R के रूल्स रेगुलेशंस को ढंग से समझ लेते हो और उस पर अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो तो इनकी विड्थ लिमिटेड है यार। आप देखो ऑडिट पढ़ाने वाले मास्टर 15 लेक्चर में ऑडिट खत्म करा देते हैं। अगर कोई 16वां लेक्चर ले रहा है तो इसका मतलब वो टाइम पास कर रहा है। इतना ही कंटेंट है, मतलब कंटेंट इतना ही है कि 15 से 20 लेक्चर में, ज़्यादा ही करो तो 20 लेक्चर हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं। 20 लेक्चर से ज़्यादा कोई टीचर पढ़ाएगा ही नहीं इसमें। कंटेंट छोटा है, उस कंटेंट पर अगर आप शानदार कंट्रोल कर लेते हो तो कोई कारण नहीं है आप इसमें सेलेक्ट हो जाओ। 100% सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो आपको क्या करना है, 22+22+ का टारगेट कहाँ रखना है, RSR राजस्थान सर्विस रूल्स में, GF एंड AR के अंदर, ऑडिट में। इसमें आपको जरा सा भी आप कमजोर हुए तो आप समझ लो बस आप यहाँ पर अपन सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर। अब आते हैं हम हमारे सब्जेक्ट पर। गाइज जैसे मैंने बताया, मेरा नाम बिजनेस मेथड गुरु युगराज शर्मा है और मैं आपके साथ में इस सब्जेक्ट में डील करने वाला हूँ। ठीक है, 18+, ये देखिए वापस मैंने इन सब पर 18+ का टारगेट रखा है। मतलब अगर आप इनमें 18+ भी ले आएंगे ना तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रुक सकता। बोला सर एक बात बताओ, हम तो साला अकाउंट्स के बिहाफ पर सारी दुनिया को कह रहे थे कि हम झंडा गाड़ देंगे, हम ये उखाड़ देंगे, हम वो कर देंगे, क्योंकि हमने साला M.Com कराया, हमने B.Com कराया और हम तो CA हैं। मैं CA मेड बाय CA और उनके द्वारा पढ़ रहे हैं, हम तो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या नाम से हम तो इसी बिहाफ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। कुछ नहीं जी, मिथ्या कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने से असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलता है। आप जब तक किसी एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी को नहीं समझेंगे, अरे यार एक बात बताओ साला, आप कितना ही अकाउंट्स जानते हो, आपको यार 25 सवाल से ज़्यादा थोड़ी ठीक कर सकते हो इसमें। बाकी तो आपको क्या कहते हैं 125 सवाल तो दूसरे ही उठाने पड़ेंगे। और ऑडिट अलग अपने आप में है। आप याद रखना, देखो मैंने खूब अच्छे से देखा है, जिन लोगों का अकाउंट्स बहुत अच्छा है ना, उन लोगों का इकोनॉमिक्स और क्या कहते हैं अपना BM उतना अच्छा नहीं होता। ये एक नियम है, मतलब मैंने खूब नोट करा हुआ है। क्या होता है कि लोग अकाउंट्स पे जो फोकस करता है वो इन पे फोकस नहीं कर पाता, और इनके अपने अपने एरिया है यार, सब अपने आप में बहुत विकसित चीज़ें। तो कोई भी एक सब्जेक्ट का डॉन इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। याद रखना, इसमें सिलेक्शन के लिए एक वाइडर स्ट्रेटजी की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए गाइस, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि आप इसमें 22+ का टारगेट इसमें बनाइए, RSR GF एंड AR ऑडिट में, BM इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के अंदर 18+ का टारगेट। बोला सर एक बात बताओ, तो आप पार्शियलिटी कर रहे हो,
खुद के सब्जेक्ट को तो बता रहे हो कम नंबर आएंगे, कम नंबर में भी काम चल जाएगा, औरों के सब्जेक्ट को कह रहे हो कि फुल में से फुल लाने। भाई ऐसा क्यों सर? देखो सर, कारण समझो आप, इनकी एक्सटेंशन फिक्स है, इनकी चौड़ाई लंबाई फिक्स है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रश्नों के घूमने की संभावना कम होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, कोर्स लिमिटेड है, रिवीजन बहुत बार संभव है, एग्जामिनर के द्वारा आपको छकाने का प्रयास इन सब्जेक्ट्स में नहीं किया जा सकता। किसमें नहीं किया जा सकता? 3 में इनमें और 3 में इनमें, इनमें छकाने का प्रयास नहीं कर सकता। कारण क्या है? कंटेंट फिक्स है ना यार, कितना घूमोगे आप? अरे यार बताओ, मैथ्स में कौन सा आपको नया नया फॉर्मूला देखने के लिए मिल रहा है हर दिन? कौन सा हर रोज नया फॉर्मूला आ रहा है? कौन सा हर फॉर्मूले को या हर सवाल को घुमा के पूछ सकता है? सीधा सीधा सा है, मैथ का कैलकुलेशन जिसको आता है वो आराम से कर देगा, जिसको नहीं आता वो बैठा रहेगा। हिंदी में कौन सी संधियां हर रोज नई बन रही है यार? हिंदी में कौन सा समास हर रोज नया बन रहा है, ये बताओ आप? हिंदी में कौन सी लोकोक्ति, कहावत, मुहावरे हर रोज नए बन रहे हैं? कुछ नहीं है। आप लिमिटेड काम करो और सेलेक्ट हो जाओ। इसमें भी आप लिमिटेड काम करो और सेलेक्ट हो जाओ। अब बोला सर इनमें क्या टेंशन है, बीएम, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स? गाइस सिलेबस बड़ा है, गाइस पूरे सिलेबस पर कंट्रोल करना मुश्किल है, गाइस सवालों के छद्म प्रकार के होने की संभावना बहुत ज्यादा है। सुनो मित्रों, इकोनॉमिक्स को मैं पिछले कई एग्जाम तक बीएम से ऊपर रखता था, मेरा बीएम अकाउंट्स के पास रखता था, क्योंकि मुझे अकाउंट्स के अध्यापकों से विशेष प्रेम रहता है। तो अकाउंट्स और बीएम जो है हम साथ साथ ही रखते थे, लेकिन अब की बार मैंने बीएम को ऊपर करा। उसका कारण क्या है गाइस? उसका कारण ये है कि देखो, पहले मैं मानता था कि इकोनॉमिक्स में भी सीधे सवाल आ जाते हैं और बच्चा आराम से 20+ कर जाता है, लेकिन पिछले बार का जो अनुभव था ना 2013 वाला, उसमें मेरे को समझ आ गया कि नहीं भाई, इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आवश्यकता पड़ने पर आपको चौंकाने चित्त कर सकता है। फिर मैंने क्या करा भाई, अब अपने बीएम को ऊपर करो। मतलब क्या है, अगर आप बीएम को अच्छे से तैयार करते हैं तो कोई कारण नहीं है आप 18 से, मतलब इसमें आपको 18+ तो लाने ही हैं। बीएम, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स आपको 18+ लाने ही लाने हैं, और इसमें 18+ लाने के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, इनमें आपको 22+ लाने के लिए उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलेगा, समझ आ रहा है आपको सारा? अब अपन और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आगे और क्या क्या चीज़ें अपने इसमें होने के लिए संभावना बन जाती है। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि क्या करें, किस तरीके से हर चीज़ को डेवलप करते हुए चलें ताकि हम इसमें सेलेक्ट हो जाएं, या हम इसमें एक एक चीज़ करके और प्लस होते चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें ऊपर अपन ने डिस्कशन किया। आइए हम बात करते हैं कि नेक्स्ट किस तरीके से चीज़ों को आगे करते हैं। मित्रों, अब अपन आगे प्रोसीड करते हैं किस बात पर? मैंने आपको बताया कितने नंबर पर कितना सवाल करने से आप सेलेक्ट होते हैं, कितना सवाल नहीं करने पर आपके क्या होने की संभावना, ये सब बातें हमने डिस्कस की। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट पर। गाइस देखिए क्या है कि अगर आपको जूनियर अकाउंटेंट बनना है तो कोई सा भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं है, पहली बात तो याद रखिए। 18+ जिनको मैंने लिखा ना, उनको इग्नोर नहीं मारना है, उनको भी करना है, बस टाइम किस हिसाब से डिवोट करना है ये आपको सोचना है। तो ठीक है, इन सब पर अपन चर्चा कर रहे हैं। और अभी के लिए एक बार के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो अपना ये सिलेबस है, इस सिलेबस को अपन एक बार मैंने बताया, ये सब मैंने आपको बता दिया गाइस है ना, कि हिंदी में, अंग्रेजी में क्या क्या करना है, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत हो गए, ये सब मैं बता चुका हूँ। नंबर 1 क्या था बताओ एक बार वापस, इससे थोड़ा सा प्रिंटेड फॉर्मेट है, इससे बड़ा आसान रहता है हमारे लिए, तो इस बार एक बार फिर से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। बताइए, नंबर 1 कौन सा करेंगे? हिंदी। नंबर 2 पे क्या उठाएंगे? मैथ्स। नंबर 3 पर क्या उठाएंगे? नंबर 3 पर कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। नंबर 4 पर क्या उठाएंगे? अब देखो बेटा, मैंने कहा ऊपर नीचे कर लेना इसको, मतलब अगर जिसका कंप्यूटर के मूल सिद्धांत अच्छा है वो कंप्यूटर को कर लेना नंबर 2, और जिसका मैथ्स ज़्यादा अच्छा हो मैथ्स को कर लेना। मेरा ये सजेशन है, नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 मैथ्स, नंबर 3 कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, नंबर 4 अंग्रेजी, नंबर 5 दैनिक विज्ञान, और नंबर 6 सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में। ये आपको पैटर्न रखना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार कि 22+, 18+, 18+, 18+। कोई दिक्कत? चल सकते हैं आगे? आइए,
मैं अपने दूसरे पेपर की बात करता हूँ, सेकंड पेपर में क्या करना है, कैसे करना है। तो ये आपका सेकंड पेपर आ गया गाइस। एक बार फिर वही रिटर्न मैटर, ताकि प्रिंटेड है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे लगे, है ना। अब देखिए वापस से यहाँ पे वही RS8 GF राजस्थान सेवा जो है निखंड, और उसके अलावा ये दोनों चीज़ें आ गई है। तो इन दोनों को आपको प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 1 एंड 2, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऑडिट, लेखा परीक्षा, है ना, लेखा परीक्षा ऑडिट, ये आ गया आपका तीसरा नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपका क्रम है। और वापस से क्या ध्यान रखना है, टारगेट 25 22 प्लस तो रखना ही है, 22 प्लस रखना है, 18 प्लस और 18 प्लस, ये आपका पैटर्न हो गया। और इस आधार पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इसमें कोई कारण नहीं है। वो वापस ये आ गया सारा कि देखो प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है वो 150 उसमें होंगे और प्रश्न के अंक समान होंगे, और नेगेटिव करने पर 1/3 कट जाएगा। 3 नंबर का एक सवाल है, 1/3 कटेगा तो 1 नंबर कम हो जाएगा गाइज। उसके बाद में देखिए अपन बात कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट की। मैं अब क्योंकि हिंदी का अध्यापक नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा सा बताने की फिर भी कोशिश करता हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद, किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप देखो ना यार टॉपिक, आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये इतने जो टॉपिक है हिंदी के, उनमें से कौन सा टॉपिक ऐसा लग रहा है कि जो हर बार चेंज होता हुआ नजर आ रहा है? बताना। संधि विच्छेद, ये सब पुराने हैं ना यार, ये वही वाले हैं, बस इसकी लिमिटेशन फिक्स है। क्रिया कौन सी है, सकर्मक अकर्मक, ये सब चीज़ें फिक्स तो है। लोकोक्ति और मुहावरे फिक्स तो है, इनमें कौन सा हर रोज नया हो रहा है ना। तो इन सबको आप आराम से करिए। अब इंग्लिश, क्योंकि अपना इंग्लिश में हाथ तंग होता है, लेकिन मैंने अभी एक छोटी सी बात कही थी गाइस, क्या कहा था कि जिसका ग्रामर और वोकैब अच्छा है, फिर वापस से सुन लो, ग्रामर और वोकैब अच्छा है उसे सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ग्रामर और वोकैब में क्या, आप देखो ना इसमें क्या पूछ रहा है यार, ग्रामर और वोकैब के अलावा पूछा ही क्या है इसने। आप देखो टेंस पूछ रहा है, अब साला टेंस बचपन से पढ़ता आ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ग्रामीण प्रतिभा भी, कई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बोलो इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पाता, ग्रामीण प्रतिभा अच्छा कर पाती क्योंकि वो शुरू से कंप्लीट कोर्स इन इंग्लिश पढ़ रहा है। जब कंप्लीट कोर्स इन इंग्लिश पढ़ रहा है, संजीव ग्रामर पढ़ रहा है, तो भाई साहब उसके टेंस के फंडे ज़्यादा मजबूत है, तो टेंस वो बहुत अच्छा कर सकता है। एक्टिव वाइज, पॉसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये सब वो बहुत अच्छे से करता है। प्रपोजिशंस उसको रटे हुए पड़े हुए होते हैं, डिटर्मिनस ए एन दी का प्रयोग उसको खूब अच्छे से आता है। ट्रांसलेशन अगर वो करता है तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है उसका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा कमजोर पड़ता है मेरा बच्चा, ग्रामीण बच्चा मेरा कहाँ कमजोर पड़ेगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, बाकी ठीक कर जाता है। ग्लॉसरी कर जाएगा, याद हो जाएगा। सिनोनिम एंटोनिम उसको खूब याद होते हैं, कोई समस्या नहीं है। वन वर्ड उसको खूब ही याद होते हैं। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कोई समस्या नहीं है उसको। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स यहाँ कमजोर रहता है, मैंने कहा था ना वोकैब चाहिए, वोकैब यहाँ कमजोर पड़ जाता है। कॉम्प्रिहेंशन, गिवन पैसेज अच्छे से कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है। राइटिंग लेटर ये सब उसको अच्छे से आते हैं, तो मुझे लग रहा नहीं है कि इंग्लिश में भी कोई कारण है आपके पास में कम नंबर लाने का। गाइज ये एक ऐसा मामला है जिसमें साला इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, क्या ही कर लोगे आप यार। जैसे मान लो मैंने खुद RAS के 4 अटेम्प्ट लिखे सर, उसके बावजूद मैं ये नहीं कह सकता कि RAS में इतना मेहनत करने के बाद भी कि मेरे को सब कुछ आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हर रोज नया है यार। राजस्थान में इतना नॉलेज है, साला पूछ ही लेता है, बताओ साहब जाटों की महिलाएं कौन सी ओढ़नी पहनती है, तो उसका जवाब आता है तारा भात की ओढ़नी, ये अल्लाह साला। अब आदमी गुजरों की महिलाएं क्या पहनती है, मीणों की महिलाएं क्या पहनती है, और क्या नाम से बामणों की महिलाएं क्या पहनती है, क्या ही पता यार, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है बच्चे। इसलिए इसको तैयार करना बहुत टेढ़ी खीर है। अच्छा ये तो राजस्थान हुआ, खाली इतना सा तो राजस्थान है। उसके बाद आप राजस्थान का भूगोल देख लो, भूगोल साला आपको आज तक पता नहीं है, अपना खुद का भूगोल अपन को पता नहीं, राजस्थान का भूगोल कहाँ से पता करेंगे। मतलब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ करो तैयारी, लेकिन 100% जो जितना कंट्रोल आप हिंदी पे कर सकते हो ना, मुझे नहीं लगता कि आप राजस्थान की राजनीतिक, प्रशासनिक इन चीज़ों पर उतना कंट्रोल कर सकते हो। समसामयिक घटनाएं, बताओ कौन से दिन लिमिटेड होती है समसामयिक घटनाएं? हर दिन अधुनातन है समसामयिक घटना है बेटा, ये तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता आपसे। साला आप क्रिकेट कर रहे हो, बैडमिंटन पूछ लेगा, बैडमिंटन कर रहे हो लॉन टेनिस पूछ लेगा, लॉन टेनिस कर रहे हो फुटबॉल पूछ लेगा, क्या ही करोगे आप इसका? बहुत मुश्किल है बेटा ये सब। चर्चित व्यक्ति, आप हीरोइन पे फोकस कर रहे हो, वो हीरो से सवाल पूछ लेता है, तो कुछ भी कर सकता है वो, इसलिए इनको कंट्रोल करना असंभव सा कार्य है। दैनिक विज्ञान, ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो लोग क्या नाम से थोड़े से अपडेट टाइप के होते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है विज्ञान में, है ना, और वो भी अप्लाइड साइंस। बेटा देखो यहाँ पे आपसे फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं पूछेगा, केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस नहीं पूछेगा, यहाँ पर आपसे क्या करता है, यहाँ पर वो पूछता है अप्लाइड साइंस पूछता है। देखो ना, फिजिकल केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, ये सब चीज़ें ऐसी है जो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है, तो ये सब ऐसी चीज़ें जो डे टू डे में काम आती है। कंपोनेंट्स, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, इन सब के बारे में बात कर रहा है ना। उसके अलावा पिक्चर कैसे होता है, सीरिकल्चर, ये अलग अलग, जैसे मान लीजिए क्या है, पिसिकल्चर क्या है, सॉरी पिक्चर नहीं है,
पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, इन सब के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको भी कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम है। लेकिन देखो मैथ्स का सिलेबस फिर लिमिटेड है, दिखने में भी आसान है और करने में भी आसान है। नेचुरल मेथड्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल्स, ये सब चीज़ें ना सब आता है। रेशियो, प्रोपोर्शन, सारा कितना ही कर लो आप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या ही दिक्कत है, बचपन से करते आ रहे हो आप। छठी से ये किया आपने यार, स्पीड, वर्क और टाइम छठी से करते आए हो और 10th तक, 10th से ऊपर पूछता नहीं है साला। तो करो ना इसको कंट्रोल। कौन मनाता है? मैं कहता हूँ 25 में से 25 लाओगे आप मैथ्स में, मेरा पूरा दावा है, अगर ईमानदारी से काम कर लेते हो तो आप। चलो, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, छोटा सा सिलेबस है, इजी हो जाता है ना। अब देखो अकाउंट्स के बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसमें जीरो हूँ। बिजनेस मेथड में बात करने वाला हूँ, ऑडिट की मैं बात नहीं करूंगा। और क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी है, ये है, वो है, एग्रीकल्चर वगैरह सब आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो दो RSR और GF&AR है, इनका सिलेबस इन्होंने यहाँ डिटेल से लिखा नहीं है क्योंकि ये बदलता रहता है और जैसे नए सर्विस रूल आएंगे ये बदल जाएंगे। आइए अब मैं आपको अपने सब्जेक्ट पर लेके चलता हूँ। देखो गाइस, यहाँ से मैं सिर्फ नाम लिख करके बता रहा हूँ आपको, बाकी मैं डिटेल से अपनी इसकी राइटिंग करके पढ़ाऊँगा। कारण क्या है कि मैं, ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ यहाँ से। देखो गाइस, अपने यहाँ पे कुल 11 टॉपिक्स है। कितने टॉपिक्स है बताओ? 11 टॉपिक्स में से 25 सवाल आना है। बोला सर 11 टॉपिक्स में से 25 सवाल आना है तो एक टॉपिक से 2 सवाल हो गए। मैंने कहा नहीं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है। हर टॉपिक की लेंथ, विड्थ, साइज सब अलग है और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग सवाल पूछे जाते हैं। और जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं है ना, आप अच्छे से फाइट नहीं कर सकते गाइस। अब देखो एक सेकंड के लिए है ना, मैं आपको मेरे वाले सब्जेक्ट की तो बताऊंगा ही बताऊंगा, 1 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा मैं मैथ्स पे लेके चलता हूँ है, या मान लीजिए मैं आपको लेके चलता हूँ हिंदी पे। हालांकि मेरे को इनका बहुत नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं आपको एक एक लाइन बताता हूँ। चलो वैसे ले जा बताता हूँ बिना उधर ले जाए हुए। जो अध्यापक आपको हिंदी पढ़ा रहा है और अगर वो आपको पहले सिलेबस नहीं बताता है और ये नहीं बताता है कि पुराने पेपरों में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कितने कितने सवाल कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया और अब आने वाले टाइम में उनके किस किस टॉपिक से कितने सवाल आने की संभावना है, बेमानी है तैयारी करना, बिल्कुल रॉन्ग है। अरे यार, आपको टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तभी जाकर के आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। आइए मैं मेरे सब्जेक्ट पर लेकर चलता हूँ आपको। देखिए गाइस, ये मेरा सब्जेक्ट है जिसमें अपन कहते हैं सबसे पहले आता है बिजनेस इंट्रोडक्शन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस एथिक्स एंड सोशल, CSR। व्यवसाय क्या है, व्यवसाय का परिचय क्या है, उसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय के प्रारूप कौन कौन से हैं, एकल स्वामित्व, साझेदारी और कंपनी, उद्यमिता के बारे में बात करता है और उद्यमिता में राजस्थान की तो बात नहीं करता है, कॉन्सेप्ट, इंपोर्टेंस, कॉजेज ऑफ लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया, भारत में क्या कारण है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, विनिमय साध्य विपत्र अभिलेख, मीनिंग एंड टाइप्स उसमें पूछ रहा है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस व्यवसाय वित्त के स्रोत, एडवर्टीजमेंट, मीनिंग, इंपोर्टेंस एंड मेथड, कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के जो राइट्स है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM की बात करेगा, कम्युनिकेशन की बात करेगा, डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन की बात करेगा। तो ये जो 11 टॉपिक हैं, आइए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि ये जो 11 टॉपिक है, इन 11 टॉपिक को किस किस तरीके से वो उठाता है और कहाँ से कितने सवाल पूछता है। आइए उस पर मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ। थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए क्योंकि अब मेरे सब्जेक्ट की बात शुरू हो गई है। और याद रखना मेरे बच्चों, बिजनेस मेथड सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना, क्योंकि हल्के में कुछ भी नहीं होता। जिस चीज़ को भी आपने हल्के में ले लिया ना, वही आपका हलक उड़ा देगा। ध्यान रखो, जिस चीज़ को आपने हल्के में ले लिया वही आपका हलक उड़ा देगा। एग्जामिनेशन से हट जाओगे, हल्का कुछ भी नहीं है। एक एक सवाल 3-3 नंबर लेके आ रहा है यार, और एक सवाल गलत होने पर 4 नंबर खत्म होते हैं आपके। बताओ आप, सेलेक्ट होने और न होने में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे यार, एक सवाल आपने गलत करा तो 4 नंबर कैसे हुए सर? अरे यार, 3 तो उसके आते जो चले गए और एक साथ में और दूसरों का भी ले गया ना, तो 4 नंबर लेके चला गया ना गलत सवाल। और अगर सही करते तो 3 आ जाते हैं आपके। तो बस ध्यान रखना, ध्यान रखना। अच्छा सुनो, नहीं आ रहा तो 3 नंबर तो जा ही रहा है। मान लो आप उसको छोड़ भी रहे हो, आप होशियार हो, गलत सवाल करेंगे नहीं सर, नहीं करेंगे तो भी यार आपके 3 नंबर तो जा रहे हैं। एक एक नंबर से फाइट हो रहा है। तो कोई भी चीज़ हल्की नहीं है। बीओ को लोग क्या सोचते हैं, यार एक रात में कर लूंगा मैं, बीओ को चुटकी में कर लूंगा, चुटकी में, और वो चुटकी बजती नहीं है और खड़ाक से वो रात होती नहीं है और सुबह आ जाती है और आप फेल हो जाते हैं। नहीं करना है ऐसा लापरवाही। बीओ नामक जो सब्जेक्ट है, जिसका नाम मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, उसका नाम बच्चों व्यवसाय पद्धति। मेरे सब्जेक्ट का नाम क्या हुआ? व्यवसाय पद्धति।
ठीक है सर, बिजनेस मेथड ये इस सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। अच्छा जी, व्यवसाय पद्धति जो सब्जेक्ट है इसके बारे में मैं आपको बढ़ाने जाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से बिजनेस मेथड काम करता है और क्या क्या टॉपिक्स कितने कितने मार्क्स का आता है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो बिजनेस मेथड जो सब्जेक्ट है इसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यवसाय पद्धति इसको कहते हैं, और व्यवसाय पद्धति में क्या क्या चीज़ आप कितने कितने मार्क्स का आएगा, कैसे कैसे तैयारी करते हैं, इसका प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी जा करके आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो व्यवसाय पद्धति ये मेरा सब्जेक्ट है ना, बिजनेस मेथड। और इसके टॉपिक्स के कितने बताएं, 11 टॉपिक्स बताएं। 11 टॉपिक्स कौन कौन से हैं उस पर मैं एक बार चर्चा शुरू करता हूँ। गाइस, सबसे पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम मैं बताता हूँ, उसको कहते हैं व्यवसाय। या एक काम करते हैं, है ना, इसको अपन दूसरे तरीके, चलो ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं अपन, चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और चाहें तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपन एक सीक्वेंस अपने हिसाब से बना सकते हैं, लॉ के हिसाब से। जैसे एक टॉपिक आता है सबसे पहले, जैसे एक टॉपिक आएगा उसका नाम है व्यवसाय, उसका प्रारूप, या चलिए कोई नहीं, व्यवसाय। तो इसमें व्यवसाय में एक तो उसका अर्थ पूछेगा, व्यवसाय का अर्थ क्या है, फिर व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, अर्थ उद्देश्य, है ना, व्यवसाय का अर्थ उद्देश्य, और व्यवसायिक नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, और एक आ जाता है आपका CSR, व्यवसायिक नीति शास्त्र, और एक आ जाता है CSR, C.S.R, है ना। चिंता मत करना, जिस जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता चले ना, घबराना नहीं, जब अपन पढ़ेंगे डिटेल से तो हर चीज़ को मैं पढ़ाऊंगा। व्यवसाय, अर्थ, उद्देश्य, नीति शास्त्र और CSR, है ना, ये है बेटा। इसमें से मान के चलिए कि लगभग वो टोटल नंबर ऑफ सवाल कितने पूछने वाला है, 4। अच्छा गाइस, देखो मैंने आपको बताया कि व्यवसाय पद्धति से कुल सवाल कितने पूछेगा, 25। अब वो 25 सवाल कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो 4 सवाल वो पूछता है, व्यवसाय, उसका अर्थ, उद्देश्य, नीति शास्त्र और CSR टॉपिक से। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक मैंने लिखा, उसका नाम है व्यवसाय प्रारूप। व्यवसाय प्रारूप, और व्यवसाय प्रारूप में क्या क्या चीज़ें लेता है, तो व्यवसाय प्रारूप में वो आपसे कहता है, एक सबसे पहले वो कहता है, सबसे पहले आता है उसमें एकल स्वामित्व, एकल स्वामित्व। उसके बाद में दूसरा आता है साझेदारी, और फिर उसके बाद में तीसरा आता है जिसको कहता है कंपनी। और इससे पूछे जाने वाले सवालों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो फिर से 4 सवाल पूछता है, मतलब 4 सवाल अगेन वो इससे पूछ लेता है। व्यवसाय, व्यवसाय का प्रारूप, एकल स्वामित्व, सोल प्रॉपर्टी, इंग्लिश में बोलता हूँ बेटा, ध्यान रखना, जैसे बिजनेस, मीनिंग, ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा कहता है कि नीति शास्त्र, जिसको अपन एथिक्स, बिजनेस एथिक्स कहते हैं, और CSR। इनमें से 4 सवाल पूछेगा। व्यवसाय प्रारूप, एकल स्वामित्व, साझेदारी और कंपनी, 1 1 2, 1 1 2, 4 सवाल पूछता है। ये उसका पैटर्न है, विभिन्न एग्जामिनेशनों में जब हमने लगातार इसको फॉलोअप किया तो हमें इसका पता चला। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो टॉपिक आता है वो एक टॉपिक आता है जिसको अपन कहते हैं विनिमय साध्य विपत्र अधिनियम। विनिमय साध्य विपत्र अधिनियम, एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, है ना। तो ठीक है, इस पर जब सवाल की बात करते हैं तो लगभग 3 सवाल इससे पूछता ही पूछता है, मतलब ये मान के चलिए कि 3 क्वेश्चंस इसमें से पूछने की संभावना है। यहाँ पर 3 चीज़ों की बात करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, जिसमें एक तो प्रोमिसरी नोट आता है, एक बिल्स ऑफ सेक्शन आता है और एक चेक आ जाता है, तो इस तरह से। फिर एक और जो टॉपिक आता है वो आता है HRM, है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। HRM को मैंने यहाँ HRM लिखा है, पर आप अगर चाहें तो आप, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ कि HRM की जगह आप इसको मानव संसाधन प्रबंधन लिखें, क्योंकि हो सकता है आप भूल जाएं बाद में। मानव संसाधन प्रबंध, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 4 टॉपिक है इसके अंदर। जैसे 4 टॉपिक्स में कौन कौन से हैं, तो एक तो है HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके अलावा इसमें बात करेगा नियोजन की, नियोजन नहीं बल्कि भर्ती चयन, इस तरह से बात करता है। तो HRM में सबसे पहले क्या कहा इसने, बात किया HRM में किस चीज़ की, तो HRM में इसने बात किया, आपसे मैंने बताया कि HRM की जो बात करेगा तो उसमें किसकी बात करेगा, चलिए HRP की बात करता है। HRP के बाद में वो बात करेगा किसकी, तो अपन कह सकते हैं नियुक्ति, भर्ती चयन प्रशिक्षण, ये वर्ड है बेटा। भर्ती की बात करेगा और बात करेगा किसकी, भर्ती की बात करेगा, नियुक्ति की बात कर रहा है और प्रशिक्षण की बात करता है। ठीक है, प्रशिक्षण। इन तीनों टॉपिक से जो पूछे जाने वाले सवाल है वो लगभग 4 सवाल इनसे पूछता है। तो 4 सवाल ये हो गए। तो अब आपको लगेगा सर ये तो सबसे बड़ा तो यही हो गया, मतलब अपन तो इसी की तैयारी कर लेते हैं ना। कई बार 4 सवाल भी पूछ लेता है, विनिमय साध्य विपत्र से भी 4 सवाल पूछ लेता है। विनिमय साध्य विपत्र से अगर 4 सवाल पूछेगा तो ये मान के चलिए 4 चौक 16 सवाल तो इधर से आ जाएंगे, मतलब 4 चौक 16 सवाल तो आप मान के चलो इन टॉपिक से। बोला सर हम तो इन्हीं को तैयार कर लेते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा हमारा, तो भाई 18 तो करने हैं, बाकी में से 2 कर देंगे। मैंने कहा बेटो पूरों में से पूरे आप कभी भी तैयार नहीं होते हैं, ध्यान रखना, पूरे में से पूरे कभी भी किसी एग्जाम में 100% नहीं आते। आप कितना ही शानदार टॉपिक तैयार कर लो, एक आध सवाल तो कहीं ना कहीं से अटक ही जाता है। चलिए, तो ये 4 टॉपिक हो गए। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद में देखो एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं अपन CPA, उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, CPA। जैसे CPA की बात करेगा तो CPA के अंदर हम बात कर सकते हैं, तो लगभग ये मान के चलिए कि कम से कम CPA से 2 सवाल पूछता है वो, है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उसके बाद में एक सवाल पूछता है, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है कौन सा, एक टॉपिक आ जाता है समन्वय, फिर एक टॉपिक आ जाता है संप्रेषण, फिर एक टॉपिक आ जाता है जिसको कहता है उद्यमिता, फिर एक टॉपिक आ जाता है जिसको कहता है अनुशासन, और एक टॉपिक आ जाता है जिसको कहता है व्यावसायिक वित्त, व्यवसाय वित्त, बिजनेस फाइनेंस। तो देखिए एक बार के लिए 10 टॉपिक्स आ गए। व्यवसाय का अर्थ हो गया, व्यावसायिक प्रारूप हो गया, विनिमय साध्य विपत्र हो गया, HRM उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है, और कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन से मान के चलिए कि 1 से 2 सवाल पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सवाल या 2 सवाल। संप्रेषण से लगभग 2 सवाल पूछ लेता है, मतलब 2 सवाल के आसपास जो है वो संप्रेषण से पूछेगा। ठीक है जी, 2 क्वेश्चंस जो है वो किससे पूछ लेता है, संप्रेषण से। उद्यमिता से जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो उद्यमिता से भी वही लगभग 1 से लेकर के 2 सवाल पूछेगा, 1 या 2 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा। अनुशासन से पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता। व्यावसायिक वित्त से लगभग वो क्या करता है कि 1 सवाल या 2 सवाल पूछ लेता है। तो देखो अगर अपन क्वेश्चंस को गिने तो क्या कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका 4 और 4 8, 4 3 12 और 3 15 और 2 17 और 2 19 20 21 22 और 2 24। तो ऐसे करके लगभग 25 सवाल के आसपास का ये पूरा मैटर है, जिसमें ये 25 सवाल आपसे पूछता है। तो आप इस आधार पर अगर इसको तैयार करते हैं तो कोई कारण नहीं है
कि आप सेलेक्ट नहीं हो जाएं, मतलब सारे जो टॉपिक्स हैं इसी आधार पर आपको प्रिपरेशन करना होता है। तो कंज्यूमर राइट्स एक थोड़ा सा जो रह रहा था वो कौन सा रह रहा था, वो रह रहा था एडवर्टीजमेंट। गाइज थोड़ा सा एक बार वापस उसी पर आते हैं अपन और बात करते हैं किसकी, एक टॉपिक और जो अपने को इसमें फोकस करना है वो कौन सा वाला है, विज्ञापन। देखिए 11वां जो टॉपिक है आपको वो कौन सा देखने के लिए मिलेगा, वो है एडवर्टीजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विज्ञापन, और इससे भी लगभग 2 सवाल पूछता है। मतलब एडवर्टीजमेंट से पूछे जाने वाले सवालों की संख्या आप ये मान के चलिए कि 2 होता है। तो आपको लगेगा बोला सर ये तो 26 सवाल हो गए। अरे भाई 26 सवाल हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 26 सवाल हो गए तो 26 पूछेगा, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, फिर भी आप समझ सकते हैं। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ कि व्यवसाय, उसका अर्थ, उद्देश्य, नीतिशास्त्र, CSR, कितने सवाल पूछेगा, 4। व्यावसायिक प्रारूप, बिजनेस फॉर्मेट्स, एकल स्वामित्व साझेदारी कंपनी, 4। विनिमय साध्य विपत्र अधिनियम, 3। मानव संसाधन प्रबंध, 4। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2। समन्वय, 1। संप्रेषण, 1। उद्यमिता, 1 या 2। अनुशासन, 1। व्यावसायिक वित्त से 2 और विज्ञापन से 2। अब क्या कर सकता है, किसी टॉपिक से एक सवाल ज़्यादा, किसी टॉपिक से एक सवाल कम, बस ये कर सकता है। और समझिए बच्चों, ध्यान रखना, देखो ये जो टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स में से अगर मैं बात करूं तो ये जो टॉपिक्स हैं वो 100% लॉ से जुड़े हुए हैं। याद करना, जैसे मेरा एक प्लस पॉइंट क्या है गाइज, कि मैंने बहुत साल तक CA इंडस्ट्री में लॉ पढ़ाया है, तो मेरा लॉ बहुत सॉलिड है इसमें। उसके बाद मैंने बहुत सारे कोर्सेज में जैसे RS वगैरह में भी मैनेजमेंट पढ़ाया है, और मैनेजमेंट का मेरा खुद का क्वालिफिकेशन है ना। मैंने क्या करा है, मैनेजमेंट से MCOM वगैरह करा हुआ है, तो मेरा मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो गाइज मेरा लॉ अच्छा हो गया क्योंकि मैंने LLB किया हुआ है। गाइज मेरा मैनेजमेंट अच्छा हो गया क्योंकि मैंने MCOM जो किया है वो बिजनेस मैनेजमेंट से किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके इसके अंदर मार्केटिंग भी अच्छा पढ़ा पाता हूँ। क्यों? क्योंकि जो MBA के दौरान मेरे से बच्चे हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, तो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है आपका बिजनेस मेथड, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। और ये इसलिए मैं अच्छा कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास इन तीनों का कच्चा माल पर्याप्त मौजूद है, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें सीखी है लंबे समय तक। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ कि व्यवसाय प्रारूप एकल स्वामित्व साझेदारी, ये लॉ से रिलेटेड मामला है। विनिमय साध्य विपत्र अधिनियम, ये फिर से एक कानून है। CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये फिर से एक कानून है, लॉ है। और अगर मैं बात करूं तो बस यही चीज़ें बेसिकली लॉ से जुड़ी हुई है ना। तो 3 टॉपिक हो गए बेसिकली देखा जाए तो, जो पूरी तरह से लॉ से जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद बात करें व्यवसाय, तो व्यवसाय MGT, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, HRM फिर से जो है वो MGT से जुड़ा हुआ है, MGT से जुड़ा हुआ है। और फिर मैं बात करूं समन्वय की, अगेन ये MGT से जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। और संप्रेषण मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, MGT ये भी है। अच्छा, उद्यमिता, ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग। अच्छा, उसके अलावा बात करता है अनुशासन जो है फिर से MGT से जुड़ा है। और उसके बाद में व्यावसायिक वित्त जो है वो बेसिकली आप इसको विज्ञापन को मार्केटिंग से जोड़ सकते हैं, विपणन का एक पार्ट है मार्केटिंग। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे टॉपिक जो है वो MGT से जुड़े हुए हैं, बहुत से टॉपिक लॉ से जुड़े हुए हैं, बहुत से टॉपिक मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। इस तरह से तीनों का कॉम्बिनेशन है ये गाइस। तो तीनों को बहुत अच्छे से अपन कंप्लीट करके ही इसको इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं युवराज शर्मा जब आपको बिजनेस मैनेजमेंट S विवेकानंद के प्लेटफॉर्म से पढ़ाना शुरू करूंगा, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे 25 में से 25 तो नहीं कर पाते, ये मैं नहीं मानता हूँ। कारण क्या है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चा जिसमें कि सवालों के घूमने की संभावना लगातार बनी हुई रहती है। तो मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मेरे बच्चे 25 में से 25 कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर क्लेम करता हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ पर 20 से 22 तक सवाल आराम से सॉल्व कर रहे हैं। मतलब 18 सवाल तो जिसे कहते हैं ना, ऐसा बच्चा जो सिर्फ क्लास में आ रहा है, बैठ रहा है और जा रहा है, घर पे उसका एडिशनल एफर्ट नहीं है, वो भी आराम से सॉल्व कर रहा है। जिस बच्चे ने थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट कर लिया, मेरे द्वारा लिखे हुए नोट्स से थोड़ा सा एक आध कदम आगे बढ़ गया मेरे बताए हुए मार्गदर्शन पर, तो कोई कारण नहीं है कि उसका 20 से 22 सवाल सही नहीं हो रहा हो। आ रही बात समझ में? पर हम तो हमेशा कम क्लेम करते हैं, कम क्लेम करके ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देना ज़्यादा अच्छा है के बजाय बहुत ज़्यादा क्लेम करके और बहुत कम रिजल्ट देना। बच्चों, बाजार में ऐसे इंस्टीट्यूट और ऐसे लोग मौजूद हैं
जो आपको क्लेम करेंगे कि साहब हम 100% सिलेक्शन दे रहे हैं और हमारा ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं अपने जो रिकॉर्ड्स बता रहा हूँ गाइज वो सब तथ्यात्मक हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं, हमारे यहाँ आकर के देख सकते हैं, और हम वही क्लेम कर रहे हैं जो हम करते आए हैं। अरे बात समझ में, बिजनेस मेथड में मैं कभी क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे बच्चे 25 में से 25 सवाल सही करेंगे, लेकिन मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि अगर मेरा बच्चा मान लीजिए उसमें 18 प्लस सवाल भी ठीक कर लेता है तो निश्चित रूप से इसका सिलेक्शन पक्का है गाइस। तो अब मैं आपको इसमें एक एक करके एक एक टॉपिक से लेता हुआ चलूँगा। शुरुआत में अक्सर लॉ से करता हूँ ताकि आपका जो ग्रेस्प है वो अच्छा हो जाए। लॉ वाले टॉपिक हमेशा टाइम भी ज़्यादा खाते हैं, तो हम इन सब सब्जेक्ट्स पर, हम इन सब टॉपिक पर एक एक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपना कारवां सफलता के मार्ग पर चलेगा। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।